गुरुग्राम की रियल एस्टेट मार्केट का ये बबल कब तक चलेगा? क्या ये बबल वाकई में है या मार्केट में वाकई में कीमतें बढ़ रही है और उसकी प्रॉपर वजह भी है? आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, एक एक फैक्टर जिससे आपको रियल एस्टेट मार्केट को समझने में हेल्प मिले, वो पूरा इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। और फिर ऐसे कौन कौन से इनकम फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ध्यान रखने चाहिए, वो आपको बताऊंगा। फिर फैक्टर्स ऐसे क्या हैं जिनके कारण प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपको बताऊंगा मैं। फिर प्रीवियस मार्केट सिचुएशंस पे रियल एस्टेट ने कैसा रिएक्ट किया पिछले कुछ सालों में, वो आपको मैं बताऊंगा। साथ में करंट मार्केट सिचुएशन क्या है प्रॉपर्टी के प्राइसेस की, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर कैसे मार्केट मूव करेगी अब, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में गवर्नमेंट का क्या रोल है मार्केट कंडीशंस को मेंटेन करने में, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको मैं एडवाइस दूंगा आखिर आपको इस सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें आखिरी में एडवाइस से पहले मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन है जिसके हाथ में मार्केट की चाबी है, कौन मार्केट को मूव कर रहा है, इसका भी मैं आज आपको खुलासा करने वाला हूँ। तब आप शायद समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट इस टाइम कैसी है और किस तरह से आगे बिहेव करने वाली है। आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोग इस तथ्य को समझ पाएँ कि आखिर ये क्या है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अवेयर करने के लिए अपने सारे प्रयास, अपना सारा एक्सपीरियंस आपको मैं दूँ। तो वही कोशिश के तहत मैंने आज एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझने चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो कि मेरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे आया है, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देता हूँ, आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं और इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम के वीडियोस आपके पास रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलर आते भी रहेंगे। कई बार होता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता और फिर फ़ोन करके मुझसे कई बार ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करके और आप अपडेटेड रहें, क्योंकि बहुत काम की बातें हम लोग आपसे रियल एस्टेट के बारे में शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट, जब हम शुरू करते हैं इस चीज़ को, तो सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरल रियल एस्टेट रिफॉर्म्स का जो एम है वो क्लैरिफाई करना, इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी लैंड यूज़ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। जो रिफॉर्म्स हैं ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि इससे प्लानिंग प्रॉपर हो पाएगी। कंप्लीशन ऑफ रिफॉर्म्स ये एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टिमुलेशन ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रोवाइड करें और अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन होता क्या है, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता कि अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत सारी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे गिने चुने अपार्टमेंट्स आते हैं और उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसके लिए सब्सिडी देना ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार करना ज़रूरी है जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप आए। तो ऐसे जो स्ट्रेंथनिंग के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स जैसे रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो प्रायोरिटी वाइज गवर्नमेंट ने किए हैं। उससे थोड़ी सी हेल्प भी मिली है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंट भी हुई है। फिर हम 2011 से देखते हैं। 2011 से हमें ईयरली ग्रोथ करीब 11% के आसपास मिला है साल दर साल। और हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 2012 में मैं 2-3 एरिया मैंने पिक किए हैं, तीनों एरिया के बारे में आपको बताता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ अपार्टमेंट का रेट 2012 में 3,000 से 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट थे। एवरेज रेट की मैं बात कर रहा हूँ। प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ 30 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट थे। और वहीं हम लैंड की बात करें, जहाँ लैंड डेवलपर लेके उस पर अप्रूवल लेता था, उसमें करीब
4 से 4.5 करोड़ रुपए पर एकड़ के रेट थे। अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे अपार्टमेंट के रेट करीब करीब 4 से 4.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट थे। प्लॉट्स के रेट 45 से 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड थे। और वहीं लैंड की बात करें तो 6 से 8 करोड़ रुपए पर एकड़ वहाँ लैंड अवेलेबल थी। तीसरी लोकेशन न्यू गुड़गांव की है। न्यू गुड़गांव में 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट के रेट्स थे। प्लॉट करीब 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड में मिल जाते थे। और लैंड की बात करें तो करीब 3 से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ मिलती थी। जो मैंने अपार्टमेंट और प्लॉट्स आपको बताए ये अप्रूव्ड कॉलोनी के बताए हैं मैंने, इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, उसको इसका पार्ट नहीं बनाया। तो ये तो 2012 का सिनेरियो था। और अब आज की बात करें तो यहाँ प्राइजेस बहुत शूट कर चुके हैं। इस टाइम आप देखेंगे करीब 20-22 हज़ार रुपये एवरेज रेट द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में आ गया है। और गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे भी करीब करीब 20 से लेकर 22 हज़ार रुपये का रेट वहाँ पर भी आ गया है। और न्यू गुड़गांव में अभी करीब 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। तो ये एक रेट में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। 2013 से 2018 के बीच जरूर मार्केट रुकी रही, लेकिन उसके बाद जब मार्केट चली तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। तो इससे पहले कि मैं आऊँ कि आखिर क्या क्या कारण हैं जिनसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमारी इनकम से रिलेटेड जो हमें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। पहली चीज़ कि जो आपकी EMI आ रही है वो आपकी टेक होम सैलरी का 40% होनी चाहिए। कोशिश करें 35 के रेंज में रहेगा तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे। और आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का जो बैकअप है वो करीब 12 से 18 महीने का होना चाहिए, जिसे आप इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो 18 से 24 मंथ्स का आपके पास बैकअप होना चाहिए। और अगर आप डबल मतलब जॉइंट इनकम है, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने बोला कि कई बार किसी की एक की जॉब चली आती है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों की जॉब एक साथ ही जाए। तो एक की जॉब के केस में आपके पास 12 मंथ्स का अगर बैकअप है तो दूसरे की जॉब से वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेंटेन हो जाते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी इनकम का है जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझना है। प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने अलग अलग वीडियो में आपको ऑलरेडी बताए हैं। आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो पुराने वीडियोस में जाके आप उनको देख सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर क्या क्या वो कारण है जिनसे प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट जो देखने को आती है वो है इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इस टाइम लोन इजी तरीके से मिल रहा है। कई बार उसे टाइट कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन अभी उससे ईज़ किया गया है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्शन स्लो होती है यहाँ पर, तो 4 से 5 साल का समय कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। तो सप्लाई इस टाइम थोड़ी सी कम दिख रही है। रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की सेल बहुत हुई है और अब रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स में थोड़ी सी कमी आई है। इसीलिए अब अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट की सेल पिछले 2 सालों से चल रही है और अब उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ सप्लाई की कमी देखने को मिल रही है। फिर शैडो इकोनॉमी, यह ब्लैक मनी रियल एस्टेट के अंदर पार्क होता है, ये आप सब जानते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि रियल एस्टेट की मार्केट तेज होती है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 अपार्टमेंट्स 2 करोड़ के हिसाब से बाय कर लिए। अब पैसा तो उनका पार्क हो गया, लेकिन एज अ डेवलपर को बहुत अच्छा लगता है कि उसे 20 करोड़ रुपए इनिशियल स्टेज पे मिल जाते हैं। जब उसे 20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो डेवलपर भी खुश और प्रॉपर्टी में जो पैसा अपनी ब्लैक मनी जो पार्क कर रहा है वो भी खुश। अब यहाँ खुश तो हो जाते हैं, लेकिन डेवलपर को ये फील होता है कि मेरे अपार्टमेंट्स के बहुत सारे बायर हैं, बहुत जल्दी मेरी क्विक सेलिंग हो रही है। तो ऐसे केस के अंदर डेवलपर अपने प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ाता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया 10 अपार्टमेंट का। ऐसे n नंबर ऑफ लोग होते हैं जो ब्लैक मनी पार्क करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो पार्क करते हैं तो उससे मार्केट में डेवलपर को फील होता है कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत क्विक सेल हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो ब्लैक मनी पार्क हो रही है। वो शैडो इकोनॉमी है जो रन कर रही है। एक्चुअल बायर के लिए वो परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी खुली और प्रॉपर्टी बिक गई। डेवलपर के लिए बिक गई, लेकिन एक्चुअल एंड यूज़र के पास नहीं गई। जब एक्चुअल एंड यूज़र प्रॉपर्टी को लेने जाता है तो उसे ये समझ में आता है
कि प्रॉपर्टी प्राइजेस अब बढ़ गए हैं, अब उसे और ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जब वो थोड़ा सा और कमा के फिर जाता है तो उसे पता लगता है फिर से प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ गए, अब उसको और कमाना पड़ेगा। और यही कमाने की कशमकश में कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और हर बायर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता। एक थक हार के वो ओवर बजट होके जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो सिचुएशन ऐसी होती कि कई बार जॉब नहीं होने के केस में वो फंस भी जाता है। तो शैडो इकोनॉमी रियल एस्टेट के प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। पंप अप प्राइजेस होते हैं और सेल्स ज़्यादा होने का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइजेस पे पड़ता है। और कहीं हद तक एंड यूज़र जो अपने आशियाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बायर्स प्रॉपर्टी ले भी जब लेते हैं तो उसके बावजूद पोजीशन के बाद भी बहुत ज़्यादा इजीली उसे रेंट आउट करने में पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं बंद मकान पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लॉट है तो एज इट इज़ पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंट आउट करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो ऐसे में मकान रेडी होने के बावजूद भी इजीली कोई अगर रेंट पे लेना चाहता है तो उनको भी थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। मतलब यहाँ शैडो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर लैक ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग। लैंड यूज़ प्लानिंग जो हमारी अथॉरिटीज़ करती है, मान लीजिए किसी गुड़गांव एरिया को डेवलप करना है तो उसका मास्टर प्लान बनाना और कहाँ रेजिडेंशियल कमर्शियल क्या करना है उन सब चीज़ों की प्लानिंग करना। प्रॉपर प्लानिंग का ना होना ये बहुत बड़ी समस्या है। गुरुग्राम के अंदर आप ऐसी समस्या देख रहे हैं। कई जगहों पे ग्रीन बेल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है लेकिन लैंड एक्वायर्ड वहाँ नहीं है। आपको मास्टर प्लान में तो ग्रीन ग्रीन दिखता है लेकिन ज़मीन पर हकीकत में आपको ग्रीन कहीं नहीं दिखता। तो यहाँ एग्जैक्ट प्रॉपर प्लानिंग मास्टर प्लान की होना बहुत ज़रूरी है और साथ में एक्सपेंशन भी होना ज़रूरी है। जब ज़रूरत है, जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उस टाइम पर मास्टर प्लान का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। खैर मास्टर प्लान जब एक्सपेंशन किया जाता है तो कितने लोग वहाँ रहेंगे फ्यूचर में उसको कंसिडर करके उस हिसाब से मास्टर प्लानिंग की जाती है। तो लैंड अवेलेबिलिटी का कम होना भी प्राइस को बढ़ाता है। फिर लैक ऑफ क्रेडिबल डेवलपर्स। कई बार अच्छे डेवलपर थोड़े से कम होते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में रह आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई हैं। उससे पहले वर्स कंडीशन में हमारा रियल एस्टेट चल रहा था। तो ये वर्स सिचुएशन में बहुत अच्छे डेवलपर भी जो अच्छा काम करना चाहते थे, कई बार वो भी अनइंटेंशनली या इंटेंशनली साइफन ऑफ फंड जैसी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई थी। लेकिन रेरा आने के बाद काफ़ी टाइट हुआ है। और कितना इफेक्टिव हुआ है आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या रेरा वाकई में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है रियल एस्टेट में, और चेंज लेकर आया तो कितना लेकर आया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन आपका एनालिसिस क्या है ये भी मुझे आप बताइए। साथ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म के तौर पे आता है और बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। तो इसका इम्पैक्ट भी रियल एस्टेट मार्केट पे देखने को पड़ता है। गुरुग्राम को हम बेस मान के कर रहे हैं और गुरुग्राम में इंफ्रा पे काफ़ी काम हुआ है, रोड बनी है। द्वारका एक्सप्रेसवे आपके सामने एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिली है। और एसपीआर को भी रिवैम्प करने का काम किया जा रहा है। वाटिका चौक के ऊपर अभी अंडरपास भी हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर खट्टर ने अभी इनॉग्रेशन किया है। तो डेवलपमेंट तो हो रही है, उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइजेस के ऊपर भी पड़ता है। फिर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताया था कि इंडिया में लॉजिस्टिक इससे काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। तो उस पर अब वो शुरू होने की स्टेज पर आ गया। फेज़ वाइज वो अलग अलग जगहों पे शुरू हो रहा है। अगले 2 साल में करीब इंडिया में मैक्सिमम जगह पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल जाएगा। और हरियाणा के अंदर स्पेशल हरियाणा का एक अलग से कॉरिडोर बन रहा है, वो भी बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो लॉजिस्टिक को लेकर हो रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप्स हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप्स, उनको काफ़ी बढ़ावा होगा। वो आपस में एक दूसरी जगह पर माल इजीली भेज सकेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है जो इम्पैक्ट करती है प्रॉपर्टी प्राइसेस के ऊपर। फिर एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया है, इजी लोन दिया है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को आता है। फिर 2013 की बात करें तो आप सब जानते हैं कि 2013 में मार्केट गिर गई थी। रियल एस्टेट मार्केट में बायर नहीं थे, लेकिन 2013 से 18 के बीच में जब बाइंग नहीं हो रही थी तो उस टाइम भी कई ऐसे सेक्टर्स थे जो फल फूल रहे थे।
आईटी सेक्टर उसका एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में लोगों की जॉब में प्रमोशंस भी हुए हैं और अच्छी खासी तनख्वाह बढ़ी भी है। तो जब लोगों की इनकम बढ़ रही थी लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइजेस में उछाल नहीं आ रहा था, तो उसका जो पेंट अप डिमांड थी वो भी 2018 के बाद जब मार्केट चलनी शुरू हुई और कोविड तक आते आते उसने रफ्तार पकड़ ली, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से रियल एस्टेट मार्केट बढ़ी है। फिर कोविड के बाद लोगों की चॉइस बढ़ी, लोगों का प्रॉपर्टी बाय करने का नज़रिया बदला, लोगों ने छोटे से बड़े घर में शिफ्ट होना शुरू हुआ और कंजेस्टेड एरिया से बाहर निकल के ऑर्गेनाइज्ड स्पेस के ऊपर जहाँ ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं वहाँ प्रॉपर्टी बाइंग करना शुरू किया। तो ये ट्रेंड जो चेंज हुआ उसका भी इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस पे पड़ा। डिमांड सप्लाई की गेम में जब डिमांड बढ़ी तो कीमतें भी उस हिसाब से बढ़ी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड थी, क्योंकि रिसेशन चल रहा था तो नई सप्लाई आ नहीं रही थी। तो सबसे पहले जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट की इन्वेंट्री थी वो कंज्यूम हुई और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बाइंग शुरू हो गई। एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आई। आपने अक्सर देखा होगा कि एनआरआईज जो बहुत सारे इंडिया से बाहर गए, उनका माइंड सेट ये बन चुका था कि इंडिया में अब हमें नहीं रहना, अब हमें बाहर ही प्रॉपर्टी बाई करनी है और वहीं अपने आप को सेटल करना है। कोविड जैसी सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंडिया वापस आए, जिन्हें समझ आया कि परिवार क्या चीज़ होती है। उन्होंने इंडिया में जो बेस छोड़ चुके थे, उन्होंने इंडिया के अंदर बेस बनाना ज़रूरी समझा। तो ऐसे बहुत सारे एनआरआईज ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एनआरआईज का इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ा, इससे भी प्रॉपर्टी के प्राइजेस में थोड़ा इजाफा देखने को मिला। फिर इकॉनमी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग इकॉनमी में प्राइस एप्रिसिएशन भी आता है, तो प्रॉपर्टी प्राइस में एप्रिसिएशन ये भी एक कारण था देखने को मिला। फिर G20 समिट का इम्पैक्ट। G20 समिट इंडिया को अपने आप में एक अच्छी पोजीशनिंग के ऊपर लेके गया। ग्लोबल जो पोजीशनिंग थी इंडिया की वो स्ट्रांग हुई और इससे बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर जो अच्छी कंपनीज थी, एफडीआईज थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। तो इंडिया इस टाइम एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत सारी देख रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं जो इस टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक ये भी कारण है कि चाइना का सब्स्टिट्यूट इंडिया को देखा जा रहा है, इसीलिए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रही है। और साथ में मार्केट में हमेशा एंड यूज़र स्टार्ट करता है, लेकिन इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर जब मार्केट में घुस जाते हैं तो उससे भी मार्केट में स्पीड आता है। चलाता एंड यूज़र है, लेकिन मार्केट को दौड़ाने वाला इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स हैं जो क्विक मनी चाहते हैं कि हम किसी भी प्रॉपर्टी में 20-30 मनी पे किया और 20-30% के बाद हम एग्जिट ले लें और वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें। तो अगर आप इस टाइप के माइंडसेट में हैं तो क्या क्या ट्रांसफ़र रिलेटेड कंसर्न्स आते हैं वो भी मैंने वीडियोज़ में बताए हैं, जो लोग अक्सर बुकिंग करते टाइम नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन बाद में परेशानी का सबब बन जाती है वो चीज़ें, क्योंकि आपके पास पूरी पेमेंट करने को है नहीं और डेवलपर के पास ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया हुआ या हैवी ट्रांसफ़र चार्जेस के साथ उसे प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये बायर के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो अगेन आप सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिर यूरोपियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इंडिया के अंदर एनआरआईज ये एक और रीज़न है जिसके कारण से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। और रुपये की वैल्यू जब जब गिरती है तब तब भी एनआरआईज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ये भी एक कारण है जिस कारण से इस टाइम पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे जिसके कारण प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक आप मार्केट को नहीं समझेंगे तब तक कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। और फ्यूचर के जो प्राइसेस हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक की हेल्थ, मतलब कंट्री की जो मैक्रो इकोनॉमिक की हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि प्रॉपर्टी मार्केट क्यों बढ़ रही है। अच्छी मॉनिटरिंग करना ही आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस दिलाने की गारंटी होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस रियल एस्टेट मार्केट सिचुएशंस। जब आप प्रीवियस मार्केट सिचुएशंस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। मार्केट 2008 की बात करते हैं। 2008 में ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा था, तब यूएस फेडरल ने मनी इन्फ्यूज़ की और ग्लोबल जो रिसेशन आ सकता था उससे मार्केट बच गई
और उसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस में नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ में भी आया। जो स्लो डाउन आ सकता था उससे बहुत जल्दी रिवाइवल आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं आगे और कोरिलेट करके बताऊंगा। आपने ये भी सुना होगा पहले कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब जब आती है तब तक प्रॉपर्टी की मार्केट चलती है, और लोगों की ये अवधारणा थी, और बीजेपी आने के बाद मार्केट रुक भी गई, ये सच्चाई थी। और लोगों की ये भी एक धारणा है कि इलेक्शन जब जब आते हैं तब तक मार्केट पॉज मोड ले लेती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, मार्केट से पैसा विड्रॉ हो जाता। और पहले ये भी चला करता था कि रूमर्स मार्केट में आते थे, उससे मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते थे। अब प्रीवियस डाटा और करंट सिचुएशन में काफ़ी चेंज है। अब हम उस डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे माना जाता है कि डाटाज ही बताते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे और भी प्रॉपर्टी के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बताते हैं कि मार्केट अब कैसे बिहेव करने वाली है। तो करंट प्राइस सिचुएशन को समझते। करंट सिनेरियो डाटा से डिफरेंट है। आपको जैसे मैंने बताया कि पहले जो ट्रेंड था कि बीजेपी आती है तो मार्केट गिर जाती है, लेकिन मार्केट इस टाइम फ्लरिश कर रही है। इलेक्शन का टाइम भी है, उसके बावजूद भी मार्केट फ्लरिश कर रही है। लेकिन 2014 में जब बीजेपी आई, जो बीजेपी आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी है, तो मार्केट में गिरावट आई थी, ये सच है। उसके बाद बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स, जो रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो इम्पॉर्टेंट थे, वो लिए। जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रेरा, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, डिजिटल इकोनॉमी, ये स्टेप्स लिए गए, और साथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी लिया गया। तो इनिशियली मार्केट ने नेगेटिव बिहेव किया, लेकिन 2019 आते आते तक रियल एस्टेट की मार्केट दौड़ने लग गई, बहुत अच्छे से फ्लरिश करने लग गई। क्योंकि 2013 से 2018 के बीच में मार्केट रुकी हुई थी, ये आप सब जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर वाकई में एजुकेटेड हैं और वो रियल एस्टेट मार्केट को रीड भी करते हैं और समझते भी हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2019 से मार्केट चलने लगी, और कोविड के बाद तो वो दौड़ने लग गई। कोविड का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो था, उससे भी मार्केट अब ओवरकम कर चुकी है। मतलब रियल एस्टेट मार्केट बीजेपी के टाइम पे दौड़ने लगी। ये डाटा जो कहता था उसके विपरीत काम हुआ। बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने लेइंग ऑफ किए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे कहीं नहीं पड़ रहा, और हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं दिख रहा है। और जो रूमर्स पहले उड़ते थे, जिनके कारण मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते थे, अब लोग उनको वेरीफाई करने लग गए हैं। ऐसे बहुत सारी अब सिचुएशंस के अंदर जो समझदार आदमी है वो उन रूमर्स पे नहीं जाता, उसको अब वेरीफाई कर लेता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मार्केट में बहुत सारी हो गई कि वेरीफाई कर लिया जाए, रूमर्स पे ना जाया जाए। मतलब जो वायरल खबर हो रही है उसको सही ढंग से वेरीफाई करने से आप सोच समझ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। हाउ मार्केट मूव्स नाउ, ये आपके लिए समझने की ज़रूरत है। यूएस फेडरल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, उसने 2008 में मनी इन्फ्यूज़ किया और कैश फ्लो को इंक्रीज कर दिया, जिससे ग्लोबल रिसेशन होने से बच गया। ये सब आप समझते हैं। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हम लोगों को कि आज के टाइम पे प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि मार्केट यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी, तो ये सब बकवास है। मुझे इन चीज़ों में कोई भी ऑथेंटिसिटी नज़र नहीं आती। मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण मार्केट चल रही है, लेकिन इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे हमारी सरकार है। सरकार है जो मार्केट कंडीशंस को मॉनिटर करती है और उस हिसाब से बिहेव करती है। जैसे मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम होती है तो उसको इजी लोन के थ्रू या विदाउट बैंक गारंटी के थ्रू मार्केट में मनी इन्फ्यूज़ किया जाता है। मतलब ये रोल आरबीआई का है कि कैश फ्लो मार्केट में कैसे आए, वो लोन के थ्रू आए या लिक्विडिटी किसी भी तरह से आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, जिससे उसकी बाइंग कैपेसिटी, बाइंग ट्रेंड बढ़ने लगे और इकोनॉमी फिर से रन करने लग जाए। तो ये काम भी सरकार करती है, आप या मैं नहीं करते हैं। साथ में पॉलिसी लिबरलाइजेशन, कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे एक पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से एफोर्डेबल हाउसिंग में होम बायर्स बहुत सारे हैं। वो सब्सिडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिस कारण से बहुत लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में अपने घर का सपना लिया, और हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना था उसे पूरा होने में बहुत मदद मिली। तो ये पॉलिसी
कि क्या सब्सिडी देनी है, या जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई, मैं पॉलिसी की बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ने लोगों को घर दिया, जहां गुरुग्राम में लोग 20 से 40 लाख के बीच में घर खरीदना एक सपना कहते थे, लेकिन पॉलिसी बनी और लोगों को घर मिला। और साथ में सब्सिडी, मैंने बताया सब्सिडी से भी लोगों को घर खरीदने में बहुत आसानी हुई। तो गुरुग्राम जैसी लोकेशन पे जहां लोग घर नहीं खरीद पा रहे थे, लोगों को घर खरीदने का मौका भी मिला। फिर इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, आपकी कितनी इनकम है, उस पर क्या एग्जम्पशन देना है, ये सब हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो ये भी गवर्नमेंट के हाथ में है। कितना टाइट करना है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को, ये भी हमारी सरकार के हाथ में है। और साथ में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हर चीज प्लान की हुई है, गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है। आपको ये पता होगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे जो बिजली कनेक्शन लगा हुआ है वो पैन से कनेक्टेड है और आपका पैन आधार से कनेक्टेड है। मतलब आपकी हर ट्रांजैक्शन की गवर्नमेंट को पूरी नॉलेज है, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि सरकार को ना पता चल पाए, लेकिन सरकार के पास हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि आपके एक्सपेंसेस का भी सारा रिकॉर्ड है। तो गवर्नमेंट चला अपने हिसाब से रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था, लास्ट में बताऊंगा कि चाबी किसके हाथ में है। तो वो चाबी है सरकार के हाथ में। सरकार चाहे तो मार्केट को कंट्रोल कर सकती है, प्रायोरिटाइज कर सकती है सेक्टर वाइज डेवलपमेंट को, और पॉलिसी वाइज, सब्सिडी वाइज इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, हमें किस सेक्टर में मूवमेंट चाहिए। फिलहाल ये सब गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जिस कारण से रियल एस्टेट इस टाइम फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन कब तक देगा, कब तक नहीं देगा, ये भी हमारी सरकार को पता है। कब तक वो पॉलिसी बनाती रहेगी, सब्सिडी देती रहेगी, या किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करती रहेगी। जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट है, इंफ्रा डेवलपमेंट का इम्पैक्ट रियल एस्टेट को मिला, मान लीजिए रोड ही ना बने तो वहाँ पे कैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इसकी चाबी सरकार के पास है। सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये टाइम टू टाइम अपने को वो और बेटर ढंग से बिहेव करने के लिए, इकोनॉमी को बचा के रखने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो अभी एडवाइस क्या है मेरी तरफ से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज की मार्केट की सिचुएशन में मेरी एडवाइस है कि स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स, अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं और आपके पास कंप्लीट पेमेंट का, मतलब प्रॉपर्टी की आप 20-30% पेमेंट का रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास कंप्लीट पेमेंट है तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा मार्केट से दूरी बना के रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि थोड़े दिनों में प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉफिट इन कैश कर लेंगे, प्रीमियम इन कैश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की मार्केट में पॉसिबिलिटी अगर नहीं हुई, एग्जिट रूट आपको नहीं मिला, तो आपको पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी पड़ेगी। और नहीं कर पाने के केस में रेरा के जो प्रोविजंस हैं वो डेवलपर अपने लिए तो शायद ना माने, लेकिन आपको ज़रूर मनवा देगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको कट के मिलने का प्रोविज़न ऑलरेडी रेरा के अंदर है। तो ये पहले वाली मार्केट से थोड़ी डिफरेंट मार्केट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही लेना है। इस टाइम प्री लॉन्चेस बहुत सारे मार्केट में आ गए। एज अ बायर कच्चे लालच में आपको नहीं पड़ना, प्री लॉन्चेस में आपको प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी। और ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि 10 पैसा दो, आप 10% दो, 20% दो, हम आपको गारंटी देते हैं कि बाहर कर देंगे, ऐसे लोगों से, धूर्त लोगों से आपको बचना है, क्योंकि यही धूर्त लोग हैं जो आपको फंसा सकते हैं। आपके पास अगर पूरी पेमेंट है प्रॉपर्टी की तो ज़रूर प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए आपको। ये सही समय अभी भी चल रहा है, क्योंकि इस टाइम मार्केट फ्लरिश कर रही है, लेकिन फ्रॉड लोगों से बचकर। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको किसी समझदार आदमी से, जिसके पास पूरी नॉलेज है, उससे प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सिर्फ प्राइस फैक्टर नहीं है या मार्केट चल रही है यही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करके ही प्रॉपर्टी बाई की जाती है। तो आपको इन सब को स्टडी करने में जो हेल्प करे, उस नॉलेजेबल आदमी के साथ बैठ के समझ के तब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से सलाह है। वैसे मार्केट इस टाइम चल रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण मार्केट अभी चलती भी रहेगी, लेकिन चाबी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। कब तक वो चलाना चाहती है, कब तक नहीं चलाना चाहती, ये भी उसको पता है, ये वही बता सकती है। और अगर उसने बीच में चाबी बंद कर दी तो खिलौना
जिससे आप खेल रही हैं वो रुक जाएगा, और खिलौना अगर रुका तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस बन जाएगा। तो क्या आपको उसके बावजूद भी खिलौने से खेलना है? तो यहाँ सोच समझ के खरीदी गई प्रॉपर्टी आपको अभी भी अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन हर प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती। तो मेरी एडवाइस है आपसे कि आप प्लीज़ सोच समझ के प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टी मार्केट अच्छी है, लेकिन हर प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न नहीं देने वाली। ये आपको समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें अपना एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ, जिसका बेनिफिट आप उठा सकें और प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छा रिटर्न ले सकें। नमस्कार एंड जय हिंद।